नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज की घटना बहुत बहुत पुरानी है और शायद इससे पुरानी अपराध की कोई घटना आपको मैंने किस्सा गोई में न सुनाई हो। इतनी पुरानी है, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है और ये बताना भी है कि जो आज का अपराध है, जो अपराध का आज का ट्रेंड है, ये कोई नया नहीं है। ये 50, 60 साल, 70 साल पहले भी इसी तरह के अपराध हुआ करते थे। बात यह है आज से 51 साल पहले 1973 की। तारीख थी 4 दिसंबर 1973। अपने देश की राजधानी थी दिल्ली। दिल्ली का सबसे पॉश इलाका था उस समय। अब तो बहुत ढेर सारे इलाके डेवलप हो गए, लेकिन 73 में जो सबसे पॉश इलाका था वो था डिफेंस कॉलोनी। डिफेंस कॉलोनी से एक फ़ोन आया 8:22 पर 4 दिसंबर 1973 को। फ़ोन करने वाले ने बताया कि साहब, यहाँ पर मकान नंबर D29, जो बताया गया कि D29 पर एक महिला की हत्या हो गई है। उस दिन जो रेगुलर इंस्पेक्टर थे डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन के, वो छुट्टी पर थे और हज़रत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के SHO इंस्पेक्टर दयजीत सिंह के पास डिफेंस कॉलोनी पुलिस स्टेशन का चार्ज था। खैर, वो फौरन गए और उन्होंने D29 ढूंढना शुरू किया। D29 का दरवाज़ा खटखटाया। उन लोगों ने, नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगल बगल भी देखा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जब नहीं पता लगा तो कंट्रोल रूम से एक बार फिर से इसे कंफर्म करने के लिए कहा गया। कंट्रोल रूम से कंफर्म करके बताया गया कि D29 ये भूल से बता दिया गया था। दरअसल वो नंबर D291 है, यानी 291 है डिफेंस कॉलोनी का। खैर, इंस्पेक्टर दयजीत सिंह मौके पर पहुंचे करीब 9:30 बजे, यानी 8:22 की सूचना पर, जो गलत पते की वजह से वो घूमते टहलते 9:30 बजे मौके पर पहुंचे। वहाँ पर उन्हें पता लगा कि ये दिल्ली के मशहूर डॉक्टर NS जैन, आँखों के सबसे मशहूर डॉक्टर थे, आई सर्जन थे, NS जैन का मकान है और भीड़ बहुत लगी हुई थी। बताया गया कि इनकी पत्नी विद्या जैन का मर्डर हुआ है। थोड़ी देर में वहाँ तमाम बड़े अधिकारियों और बड़े लोगों के फ़ोन भी, लैंडलाइन ही था, लैंडलाइन पे घनघनाने लगे। दरअसल डॉक्टर NS जैन उस समय के राष्ट्रपति VV गिरी साहब के, महामहिम राष्ट्रपति VV गिरी साहब के पर्सनल डॉक्टर थे। उनकी आंखों में जो तकलीफ थी उसकी वजह से राष्ट्रपति भवन ने पर्सनल डॉक्टर की हैसियत से NS जैन को इंगेज किया था। और जो डिफेंस कॉलोनी है, आप समझ ही रहे हैं, पॉश इलाका था, बड़ी हाई सोसाइटी थी, हाई सर्किल थी, इसलिए सबको पता था कि ये डॉक्टर NS जैन का मकान है। जब डॉक्टर दयजीत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि डॉक्टर जैन अपनी पत्नी विद्या की बॉडी के साथ डॉक्टर सेन की नर्सिंग होम में पहुंचे हैं। उन्होंने सब इंस्पेक्टर दीपचंद को मौके पर, यानी घटनास्थल के मौके को देखने के लिए, उसका नक्शा नज़री बनाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए उन्हें वहाँ छोड़ दिया और खुद डॉक्टर सेन के नर्सिंग होम पर पहुँचे। डॉक्टर सेन बहुत अच्छे दोस्त थे डॉक्टर NS जैन के, और वहाँ जब पहुँचे तो उनकी पत्नी को मृत घोषित कर दिया था। पहले ही पहुँचते ही मृत घोषित कर दिया गया था विद्या जैन को। वहाँ पर डॉक्टर जैन ने
से पूछा, जब इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन, जो उस समय डिफेंस कॉलोनी के थाने का चार्ज भी देख रहे थे, कि क्या हुआ था, तो अपना बयान जो उन्होंने नोट कराया, जो केस डायरी में अंकित है, कि आज शाम करीब 7:15 बजे मैं चांदनी चौक ऑफिस से डिफेंस कॉलोनी स्थित अपने घर या आवास पर पहुंचा। मैं अंदर आया, वॉशरूम गया, और इससे पहले मैंने अपनी पत्नी विद्या से कहा कि आज वो मेरे साथ मेरी बहन एसके जैन से मिलने चले, जो वहीं पास में यानी डिफेंस कॉलोनी में ही C489 में रहा करती थी। डॉक्टर जैन ने आगे बताया कि जब हम दोनों वहां जाने के लिए गेट से बाहर निकले और डिफेंस कॉलोनी के घर, अपने घर D292 के सामने हमारी गाड़ी खड़ी थी, फिएट गाड़ी थी, वहाँ जब हम लोग पहुँचे, मैं दाहिनी तरफ की तरफ गेट खोलकर बैठा था। तब तक मुझे और मेरी पत्नी बाईं तरफ के गेट की तरफ से आ रही थीं। मुझे अंदेशा हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि खटपट की कोई आवाज़ आई। मैं पत्नी को लेकर डर गया, कार से बाहर आया और देखा कि घर के दीवार के साथ बहने वाले नाले में एक कोई आदमी सा या कोई व्यक्ति कराह रहा है, चिल्ला रहा है। अपने बयान में वो आगे बताते हैं कि मैंने झुककर नाले में देखा तो वहाँ एक शख्स पड़ा दिखाई दिया। मैं मदद के लिए पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उस समय एक आदमी नाले से बाहर कूद कर आया और उसने मेरी ओर एक रिवॉल्वर लहरा दी। इसके बाद वो और उसका एक साथी वहाँ से भाग गए। ये बयान उन्होंने नोट कराया जो इंस्पेक्टर मौके पर आए थे। तभी उन्होंने आगे बताया कि मुझे एहसास हुआ कि नाले में मेरी पत्नी विद्या जैन थी। वो दर्द से करा रही थीं। इसी बीच मेरे मेहमान ठाकुर राम सिंह, उनकी पत्नी किरण बाई और नौकर कुंदन सियाग और गंगा सिंह वहाँ आ गए। मैंने जैसे ही शोर मचाया, ये लोग बाहर निकल आए और मैंने तुरंत अपनी पत्नी को अपनी कार में लिटाया और डॉक्टर सेन की नर्सिंग होम में ले गया। हुरिया के बारे में जब इंस्पेक्टर ने पूछा तो उनका सब भागने वालों की उम्र 25 से 35 वर्ष के आसपास रही होगी और उनकी लंबाई लगभग 5 फीट 7 इंच के आसपास दोनों की रही होगी। वो सफ़ेद धोती और सफ़ेद शर्ट पहने हुए थे। उनकी दाढ़ी नहीं थी और बाल बिखरे हुए थे। और मुझे शक भी है और मुझे ऐसा एहसास भी हुआ, क्योंकि सब 1 मिनट के भीतर हो गया, कि इन्हीं दोनों ने मेरी पत्नी विद्या जैन की हत्या की है। इसके बाद विद्या जैन के मर्डर की FIR हुई और इंस्पेक्टर डायजीत सिंह ने सब इंस्पेक्टर मेहरराम को मामले की जांच के निर्देश दिए और पुलिसकर्मियों को शव की रखवाली के लिए वहां छोड़ दिया गया। डॉक्टर SK सेन भी थाने वहीं पर मौजूद थे, हॉस्पिटल में, जहां उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। उनसे पुलिस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इनको पहले से जानता हूं, विद्या जैन को भी जानता हूं, और जब ये वहां पर आए इनको लेकर और मैंने देखा कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो मैंने फौरन विद्या जैन के भाई जनरल वरिंदर सिंह को फ़ोन किया और घटना की जानकारी दी, क्योंकि उनकी जो शॉल, दिसंबर का महीना था, शॉल लपेटे हुए थी और शॉल पर और कपड़ों पर चाकू की गहरे निशान थे, कट के निशान थे, और मेरा अंदाज़ा था कि संभवतः चाकू से इनकी हत्या की गई है। ये बात मैंने वरिंदर सिंह को फ़ोन पर बताई और अपने रिसेप्शनिस्ट को ये बताया कि हॉस्पिटल में चूंकि डेड बॉडी आई है, फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर दे। बहन के मर्डर की सूचना मिलते ही जनरल वरिंदर सिंह नर्सिंग होम में आए। वहाँ से उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर, IG पुलिस और उस समय के डिफेंस सेक्रेटरी गोविंद नारायण को कॉल किया और उन्हें इस घटना की जानकारी दे दी। इसके बाद वरिंदर सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम में भी घटना की जानकारी दी। ऐसा ट्रायल के समय और बाद में भी इस बात को पता लगा
और तब पता लगा कि ये गलती से डी 291 की जगह 29 बता दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर ये देर हुई थी उन लोगों को आने में। बहरहाल फ़ौरन पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी और आगे की कार्रवाई शुरू की। चूँकि एफआईआर इसकी लिख ली गई थी, डॉक्टर साहब ने खुद एफआईआर लिखवाई थी। इंस्पेक्टर डायजीत सिंह वापस क्राइम स्पॉट पर आए। वहाँ पर एक सब इंस्पेक्टर दीपचंद को छोड़ा था, उसके बाद फिर वो वहाँ गए जहाँ बॉडी थी, जहाँ डॉक्टर साहब थे। डॉक्टर साहब का बयान लिया या पूछताछ की उनसे, फिर डॉक्टर सेन का बयान लिया, उनसे पूछताछ की और वापस क्राइम स्पॉट पर आए। बाकी गवाहों के बयान उन्होंने नोट किए, जिनके जिनके बारे में डॉक्टर जैन ने कहा था कि ये मेरे गेस्ट फला फला आए थे, हमारे नौकर फला फला आए थे, उन सब का बयान मौके पर नोट किया। उनकी गाड़ी जो थी वो DLV 4847। किरण बाई का बयान नोट हुआ, राम सिंह का हुआ। उनकी चूँकि उन लोगों ने डॉक्टर विद्या जैन को उठाकर और डॉक्टर साहब की गाड़ी में रखा था, उनके शरीर जो कपड़े पहने हुए थे वो गेस्ट भी और जो उनके नौकर हैं उनके सबके कपड़ों में खून लग गया था। तो इन लोगों के खून आलूद कपड़े भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए रखे गए, ले लिए गए, सील किए गए। अगले दिन सुबह 5 दिसंबर 73 को इंस्पेक्टर दैजीत सिंह ने क्राइम स्पॉट की बारीकी से जांच की, स्कैन किया। नाले से एक .303 का जिंदा कारतूस और विद्या जैन की मोतियों की माला बरामद हुई। इसी दिन हल्ला चूंकि हुआ, आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में इस तरह का मर्डर बड़ा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, दिल्ली में वो भी बहुत हल्ला हुआ। अखबार वालों ने बिल्कुल जैसे कहते हैं नाक में दम कर दिया। और इंस्पेक्टर जगमाल सिंह जो उस समय डिफेंस कॉलोनी के इंस्पेक्टर थे, वो छुट्टी पर चले गए थे, उनकी छुट्टी कैंसिल की गई और वो 11:30 बजे फिर से वापस छुट्टी से वापस आ गए। और जगमाल सिंह ने अपनी ड्यूटी मतलब चार्ज उनसे लिया, डायजीत सिंह से, जो इंस्पेक्टर निज़ामुद्दीन थे, और अपना काम शुरू किया। इधर 5 दिसंबर को सुबह 11 बजे विद्या जैन का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भरत सिंह का बयान पुलिस ने नोट किया। और डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि कपड़ों, ऊनी शॉल और कपड़ों पर चाकू के कई कट के निशान थे। विद्या जैन के शरीर पर कुल 15 जख्म थे, 14 इसमें चाकू के शार्प वेपन के लग रहे थे और एक चोट उनकी शरीर को नाले में गिरने से लगी थी। खैर, इन्वेस्टिगेशन में पहले जो देखा जाता है कि कहीं मोटिव क्या था, लूट का मोटिव तो नहीं था, तो ये पता लगा कि उनके शरीर पे जो गहने थे, पर्स थे, सब इंटैक्ट हैं। इसका मतलब लूट के इरादे से ये मर्डर नहीं हुआ था। दूसरा ये था कि किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी। रंजिश के बारे में भी लोगों ने बताया कि बहुत बड़े डॉक्टर थे, सबसे बड़े आई सर्जन थे, राष्ट्रपति महोदय के पर्सनल डॉक्टर थे और बड़ी बड़ी हस्तियां शाम को इनके यहाँ इकट्ठा होती थी, पार्टियां होती थीं और रंजिश की बात समझ में नहीं आई। और दूसरा ये कि अगर इनसे रंजिश होती तो डॉक्टर साहब को खरोंच भी नहीं आई है। टारगेट उनकी पत्नी को किया गया है। एक तो सही समय पर सूचना नहीं मिल पाई पुलिस को, और दूसरा मौके पर मौजूद किसी भी व्यक्ति ने, कि शोर मचाने पे इनके गेस्ट और ड्राइवर नौकर सब ये 3-4 मिनट में आ गए थे, लेकिन किसी ने भी पीछा करने की ज़रूरत नहीं की या पीछा नहीं किया। जिन लोगों ने, वो बताते रहे डॉक्टर साहब कि 2 लोग हैं और एक के पास उसमें रिवॉल्वर है, वो मुझको दिखाकर भागा है। फिर आई 6 दिसंबर 73 को पुलिस टीम ने चांदनी चौक के कूचा महाजनी में डॉक्टर जैन की क्लिनिक की तलाशी ली और इसके अगले ही दिन यानी 7 दिसंबर को इतना हल्ला हुआ, आप समझ सकते हैं कि
हाई सोशल सर्किल में हुई थी ये हत्या। इतना हल्ला हुआ कि ये विवेचना क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दी गई तीसरे दिन, और क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर फ़कीर चंद को इस केस की इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई। फ़कीर चांद ने इन्वेस्टिगेशन में प्राइमा फेसी ये पाया कि डॉक्टर जैन की किसी से दुश्मनी नहीं थी। दूसरा एंगल डकैती का था, लेकिन सब गहने इंटैक्ट थे, इसलिए दूसरे एंगल पर भी कोई संभावना नहीं जताई डॉक्टर फ़कीर चांद ने। घर के नौकरों और विद्या के परिवार से पूछताछ की गई। सारे नौकरों को लाइन अप किया गया, एक एक करके सवाल सबसे एक जैसे पूछे जाते हैं। कहीं डेविएशन होता है तो आगे बढ़ती है पुलिस। बातचीत के दरमियान एक बात ये पता लगी कि चंद्रेश शर्मा नाम की एक महिला जो पहले यहाँ सेक्रेटरी थी डॉक्टर साहब के नर्सिंग होम में, उससे कुछ दिन पहले उसको नौकरी से निकाला गया था। कारण भी लोगों ने बताया कि चंद्रेश की वजह से डॉक्टर विद्या और डॉक्टर एसके जैन में कुछ तू मैं हुई थी, घर के नौकरों ने बताया। पुलिस को कुछ तो लगा कि मामला कहीं हो सकता है हम सही डायरेक्शन में हैं। वही जरजोरू और ज़मीन के सिद्धांत पर पुलिस आगे बढ़ी, सीधे पहुंची चंद्रेश के यहाँ दबिश देने के लिए। सब चीज़ें वहाँ पता लग गई, नौकरों ने सब बता दिया कहाँ रहती है। वहाँ जब उसको अच्छी तरह खंगाला गया तो कुछ फोटोज़ चंद्रेश के घर से मिले, जिनमें चंद्रेश और डॉक्टर जैन के बहुत ही इंटीमेट रिलेशंस की पुष्टि होती थी। अब ये ठोस एंगल पुलिस को आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए मिल गया। पुलिस ने बातचीत की और चंद्रेश को 8 को 7 तक ये फ़कीर चांद साहब ने ये सब किया। फोटो मिल गई, बात समझ में आ गई। चंद्रेश शर्मा को, उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 दिसंबर को 73 को डॉक्टर जैन को उन्हीं की पत्नी विद्या जैन के मर्डर के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर जैन की गिरफ्तारी पर पूरे देश में हंगामा हो गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिलों में है, स्टेट में है, देश में है। सबसे बड़ा डॉक्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पर्सनल डॉक्टर, जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई और जेल भेजा तो बवाल मच गया पूरे देश में। फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करके पूरी बात आगे ले आनी पड़ी। तो पता ये लगा कि सबसे पहले तो डॉक्टर NS जैन, इनका पूरा नाम था नरेंद्र सिंह जैन, ये 6 बहन और 1 भाई थे, यानी 6 बहनों पे ये इकलौते भाई थे और इनके पिता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। नरेंद्र सिंह जैन ने स्कॉलरशिप से मेडिकल में पढ़ाई की थी, पढ़ने में बहुत तेज़ थे, बहुत मेधावी थे और वो 1960 आते आते वो दिल्ली के सबसे मशहूर आई सर्जन हो गए और उसी के बाद फिर उन्हें राष्ट्रपति VV गिरी साहब की आंखों में तकलीफ़ रही होगी और उन्हें उनका पर्सनल डॉक्टर बना दिया गया। फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो बात आगे बढ़ी तो ये पता लगा कि चंद्रेश शर्मा की पहली शादी 20 साल की उम्र में 1960 में हुई थी। थोड़े टाइम बाद उसके पति की मौत हो गई। उसने साल 64 में एक आर्मी कैप्टन से शादी कर ली। 67 में दोनों का तलाक हो गया। 67 में ही जब वो तलाक हो गया तो चंद्रेश ने डॉक्टर जैन के यहाँ 300 रुपये प्रतिमाह की तनख्वाह पर बतौर सेक्रेटरी नौकरी हासिल कर ली और कुछ ही वक्त में चंद्रेश और डॉक्टर साहब बहुत करीब आ गए, बहुत ज़्यादा करीब आ गए। करीब इतना आए कि एक दिन डॉक्टर जैन और चंद्रेश, डॉक्टर्स आप देखते हैं कि बहुत बार बताते हैं कि साहब वो कॉन्फ्रेंस है और दूसरी बात ये बताते हैं कि लेक्चर है। ऐसे ही कोई बात बताकर डॉक्टर जैन चंद्रेश को लेके कश्मीर चले गए घूमने के लिए और जब वो वहाँ से लौट कर आए तो ये भनक उनकी पत्नी विद्या को लग गई।
विद्या ने तमाम सवाल जवाब किए और ये कहा कि इसको वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अब पहले तो डॉक्टर साहब मना करते रहे, लेकिन जब तमाम बातें उनको बताई गई तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैं उसके साथ गया था। पत्नी विद्या ने कहा कि इसको फौरन नौकरी से बाहर करिए और चंद्रेश को तो डॉक्टर जैन ने तुरंत नौकरी से निकाल दिया, अपने नर्सिंग होम से सेक्रेटरी के पद से उनको मुक्त कर दिया। लेकिन उनका अफेयर खत्म नहीं हुआ। 72 में जॉब जाने के बाद चंद्रेश अंबाला में सेटल हो गई। फिर दूसरा घर उसने पकड़ लिया और वहाँ पर सेटल हो गई और उसके अकाउंट में डॉक्टर जैन हर महीने बड़ी रकम ट्रांसफ़र करते रहे। और इसी बीच जब दोनों से पूछताछ हुई तो चंद्रेश ने ये बताया कि डॉक्टर साहब ने शादी करने की हामी भर दी। बराबर वो अंबाला से दिल्ली आ जाया करती थी, डॉक्टर साहब उससे मिलने जाया करते थे, महीने का पैसा उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया करते थे। और डॉक्टर साहब जो है वो लुटियंस के जो ऊंचा सर्किल है उसके यहाँ उठना बैठना था। वो बराबर जिद करती रही कि तुम शादी तब कर सकते हो जब मुझे तलाक दे दो। मतलब जब किसी भी महिला या लड़की को आदमी या लड़के की कमजोरी का पता लग जाए कि वो उसकी कमजोरी बन गई है, तो फिर वो अपनी सारी शर्तें उससे मनवा ही लेती है। शर्त उसने रखी कि आप तलाक दे दीजिए और फिर शादी करिए, फिर हम आपके साथ घूमेंगे फिरेंगे, जो भी बात हुई हो। लेकिन डॉक्टर जैन ने कहा कि देखिए, मैं राष्ट्रपति का डॉक्टर हूँ, लुटियंस सर्किल में बहुत ऊंची ऊंची जगह मेरा उठना बैठना है, मेरी सर्किल बहुत एलाइट सर्किल है, बहुत बड़े लोगों की सर्किल है, और अगर मैं तलाक दे के तुमसे शादी करूँगा तो मेरी बहुत बदनामी होगी। वो बार बार कहती रही। इसने कहा भाई ये संभव नहीं है, हम तलाक अगर देंगे तो हमारी प्रैक्टिस पे भी असर करेगा, हो सकता है हमें वहाँ से भी डिस्पोजेस कर दिया जाए राष्ट्रपति भवन से। इस तरह की बातें उसने बताई। तब चंद्रेश ने कहा कि ठीक है, इसको रास्ते से हटा दो। उसने कहा भाई ये भी मैं नहीं कर सकता, मैं इस तरह के लोगों का मेरे पास कोई टच नहीं है, या ऐसे लोगों को मैं कहाँ से ढूंढूंगा। मैं अगर किसी और से कहूँगा, एक तो यकीन नहीं करेंगे, दूसरे बात खुल जाएगी। चंद्रेश ने कहा ये काम आप नहीं कर सकते, ये काम मैं ही करूँगी। चंद्रेश ने उसको अपने रास्ते से हटाने की, विद्या जैन को उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर जैन से ले ली और उनसे हामी भी भरवा ली। उसने अपने दोस्त राकेश कौशिक, जो हवलदार था, 25 साल की उम्र थी, उससे कहा कि हमें एक महिला को, एक औरत को मरवाना है। खोद खाद के उसने पूछा कि भाई कैसे है, क्या है, तो उसने बता दिया कि ये ऐसे ऐसे है, मुझे डॉक्टर जैन की पत्नी को मरवाना है। राकेश कौशिक को भी लालच हुई, बहुत नामी डॉक्टर थे, कि अगर वो मर गई या मार दी गई इसकी पत्नी, तो बड़ा नेचुरल है वो शादी चंद्रेश से ही करेगा, और एक बार चंद्रेश अगर उस घर में सेटल हो गई तो फिर अपनी बल्ले बल्ले है, और लाइफ उसकी भी सेट हो जाएगी। वो डॉक्टर साहब से कह के उसे कहीं अच्छी जगह, बड़ी जगह लगवा देगा। तो राकेश ने आदमी ढूंढा और पास के रहने वाले करण सिंह को विद्या जैन के मर्डर की 20,000 रुपए की सुपारी दे दी। पैसा भी नेचुरली डॉक्टर जैन से लिया उसने, 10,000 एडवांस और 10,000 काम होने के बाद कहा गया। और पहली मुलाकात में राकेश ने करण सिंह को 1200 रुपये, जिसको वो कहते हैं ना कि नेक के लिए दिया, कि भाई हम काम शुरू करने के लिए पैसा शुरू में दिया जाता है ना, तो उसके लिए 1200 रुपये दिया कि जाओ खाओ पियो और काम हमारा शुरू करो। उसने भी कहा कि ये हमारे खाने पीने के लिए दे रहे हैं, आप नेग हमको दे रहे हैं, पैसे को इस पैसे को हमारी एक मुश्त जो एडवांस है उसमें से काटा न जाए। तो 14 सितंबर 1973 को उसे 10,000 रुपये एडवांस भी दे दिए गए।
पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन में इस 10,000 रुपये की बात जब राकेश ने बताई कि मैंने करण को 10,000 रुपये 14 सितंबर को दिए थे, तो उस दिन का ट्रांजैक्शन जब देखा गया कि डॉक्टर जैन ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक डिफेंस कॉलोनी की शाखा से उसी दिन अपने अकाउंट से 10,000 रुपये विड्रॉल लिए थे। उसके बाद अगले 3 महीने तक रोज राकेश करण सिंह से पूछता रहा कि कब होगा। वो टालता रहा कि आज इधर गए थे, आज उधर गए थे, आज नहीं मिली, इस तरह की बातें। और आखिरकार उसने 10,000 रुपये लेकर भी मर्डर करने से मना कर दिया। कारण उसने बताया कि जब जब मैं रेकी करने गया तो वहाँ लाल और नीली बत्ती की 20 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। मैं समझ गया कि मामला बहुत ऊंचा है और इसमें अगर फंसे तो फिर जान बचेगी नहीं। तो जब ये पहला अटेम्प्ट फेल हो गया, नवंबर के महीने में राकेश ये बता के कि हम फिर से कोशिश कर रहे हैं, बीमारी का बहाना बनाकर अपने गांव हरियाणा के चरखी दादरी चला गया। वहाँ से उसने कहा अब यहाँ से काम नहीं हो पा रहा है, हम अपने गांव के पास से ही कोई आदमी ले आते हैं। वहाँ से राकेश ने 20 साल के रामकिशन को दिल्ली आने के लिए कहा। रामकिशन मोटर मैकेनिक था। राकेश ने रामकिशन को बड़ा इनाम देने की लालच दी। देख लिया कि 20,000 में काम हुआ नहीं तो बड़ा लालच दी और विद्या जैन को मारने के लिए उकसाया। रामकिशन मर्डर के लिए गाजियाबाद से चाकू भी खरीद कर ले आया। कई दिनों तक राकेश और रामकिशन एक टैक्सी से विद्या का पीछा करते रहे, लेकिन रामकिशन हर बार कोई न कोई बहाना बनाता रहा और विद्या बचती रही। 1 दिसंबर 1973 को रामकिशन ने, देखिए एग्जैक्ट डेट्स और ये सब इसलिए मिली हैं कि पुलिस ने केस डायरी में इन सब का जिक्र किया और ट्रायल के समय एक एक डेट, एक एक समय, जिसको कहते हैं नीर छीर विश्लेषण, उसका कोर्ट के सामने हुआ था। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि 1 दिसंबर 73 को रामकिशन ने राकेश और चंद्रेश से साफ साफ कह दिया कि वो मर्डर नहीं कर पाएगा। तो ये दूसरा अटेम्प्ट भी फेल हो गया। रामकिशन ने इस काम के लिए राकेश को एक नए बदमाश कल्याण से मिलवा दिया। उसने कहा कि ये उस्ताद हैं और ये हर हाल में आपको ये काम करके दे देंगे। तो राकेश, कल्याण ने उससे बताया कि देखो यार, मैं अकेले ये काम नहीं कर पाऊंगा, लोकल लेवल पे प्लानिंग नहीं हो सकती। पलवल तहसील के घोरी के निवासी क्रिमिनल था कल्याण। उसने कहा कि मेरे भी जो उस्ताद हैं भगीरथ, वही ये काम कर सकते हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर सकता, और कौन ये काम करेगा वही बता सकते हैं। राकेश ने भगीरथ से कहा कि एक डॉक्टर की पत्नी को मारना है। भगीरथ ने कहा कि भगीरथ राकेश और कल्याण को लेकर राजस्थान के भरतपुर जिले के शेषन गांव पहुंचा। उसने देखा कि ये मामला बड़ा है, ज़्यादा पैसा है, बड़े आदमी की पत्नी है, तो उसने राकेश और कल्याण दोनों को साथ लिया और भरतपुर पहुंच गया। वहां उसने उजागर सिंह और करतार सिंह से राकेश को मिलवाया। उन्होंने कहा ये लोग ये काम ज़रूर कर देंगे और बताया कि ऐसे बहुत से काम ये लोग कर चुके हैं। उजागर ने कहा कि हम 25,000 रुपये लेंगे और सब काम से पहले लेंगे, लेकिन काम हो जाएगा, इसकी गारंटी है। बहरहाल 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को ये सब बात हुई। 2 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे सभी कल्याण के घर इकट्ठा हुए। वहाँ टैक्सी से ये लोग डिफेंस कॉलोनी के लिए रवाना हो गए। टैक्सी को डॉक्टर जैन से के घर के कुछ दूरी पर रोका गया और राकेश इसके बाद उजागर, करतार, कल्याण और भगीरथ को मर्डर की जगह दिखाने के लिए ले गया। इसके बाद राकेश अकेले ही यॉर्क रेस्टोरेंट में चला गया, चाय पी, उसकी रिसीट दी, रिसीट अपने पास रख लिया। आप समझ सकते हैं कि ये एलिबी वो क्यों क्रिएट कर रहा था, ताकि वो कहीं न फंसे, क्योंकि वो हवलदार था। भोगल से उसने कल्याण, भगीरथ, उजागर और करतार को ले लिया और फिर से उन्हें डिफेंस ब्लॉक के सी ब्लॉक के उस स्थान पर ले गया। यहाँ उजागर और करतार को टैक्सी से उतार दिया गया। डॉक्टर जैन के घर के पास बने नाले की दीवार पर ये सब जाकर बैठ गए। इसके काफ़ी देर बाद भगीरथ कल्याण के साथ चला गया। उजागर और करतार ने एक दिन पहले इसी तरह से उस दिन
इसी तरह से वहाँ रैकी की थी, लेकिन उस दिन काम नहीं हो पाया। तीसरे दिन भी वो टैक्सी में ही उसने अपनी रात बिताई। अगले दिन 3 दिसंबर को, 4 का मर्डर था, 3 दिसंबर को एक बार फिर वे सभी 9 बजे डिफेंस कॉलोनी पहुंच गए। उजागर, करतार, भगीरथ और कल्याण टैक्सी से उतर गए और राकेश डिफेंस कॉलोनी के बाजार में चला गया। यहाँ राकेश ने एक टेलीफोन किया और टेलीफोन का बिल रख लिया। ये कल को कोई बात हुई तो मैं बताऊंगा, मैं तो साहब पीसीओ में गया था टेलीफोन करने। वहाँ से वो वापस लौट आया और लगभग 11 बजे वो सब निजामुद्दीन पहुंच गए। फिर वो फरीदाबाद चले गए, वहाँ शराब की 2 बोतलें खरीदी और उन्हें एक जगह बैठ के खाया पिया और 8:30 बजे वापस डिफेंस कॉलोनी आ गए और फिर उसी तरह से रात भर इंतज़ार करते रहे। विद्या जैन बाहर नहीं निकली। 4 दिसंबर को डॉक्टर जैन ने गुस्से में उजागर से ये बात की कि काम तो अब आज ही करना होगा, अगर आज काम नहीं होता तो फिर तुम लोग भी चले जाना, अब हम पैसा भी वसूलना जानते हैं। इस तरह की बात गुस्से में उसने कही और ये भी कहा कि काम अगर आज ही कर दोगे तो मुंह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन काम आज ही करना होगा। उसके बाद उजागर और करतार को राकेश ने फिर 500 रुपये दिए कि कहीं भागने में और दिक्कत हो तो टैक्सी कर लेंगे। डॉक्टर जैन के जाने के बाद जब वो इस तरह की बात करके गए तो चंद्रेश ने करतार और उजागर से कहा कि मैं शाम को 6 बजे डॉक्टर जैन की कार से उसके घर पहुंचूंगी और वहां पर मैं उतर जाऊंगी। चंद्रेश ने यह भी बताया कि उसके तुरंत बाद डॉक्टर जैन अपनी पत्नी के साथ बाहर आएंगे, क्योंकि वो रोज रोज परसू कर रही थी और उसने कहा कि तुम कैसे भी करके उसे बाहर निकालो, आज हम काम करा देंगे। तो फिर डॉक्टर जैन ने कहा कि ठीक है, उसको बहन के यहाँ जाने के लिए मैं कहूँगा, वो बाहर आएगी, लेकिन आज काम हो जाना चाहिए। शाम करीब 6:30 बजे ये डॉक्टर जैन की गाड़ी से पहुंच गई, उतर के वहीं अगल बगल रही, वही गाड़ी जिस पर बैठने के लिए डॉक्टर जैन और उनकी पत्नी आई थी। इस दौरान और उसने ये भी कहा कि ये ध्यान रखिएगा डॉक्टर जैन को किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और विद्या का मर्डर हो जाना चाहिए, मर्डर उसकी जान चली जानी चाहिए। फिर वही 7:15 बजे के आसपास वो बाहर निकले, ये अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलने लगे और जैसे ही विद्या ने अपनी तरफ के दरवाजे के हैंडल पर हाथ लगाया, करतार ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और उजागर ने उस पर चाकुओं से कई वार किए। वो पास के नाले में गिर गईं। उजागर और करतार फिर भागकर वहाँ से राकेश ने एक टैक्सी लाकर खड़ी की थी, उसके पिछली सीटों पर बैठे और भाग गए। सेशन कोर्ट ने कल्याण गुप्ता और भगीरथ को केवल दफा 25 में 120B का दोषी पाया और करतार और उजागर को अलग से 2-2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई चाकुओं के लेने में, बाकी आजीवन कारावास सबको सुना दिया गया। इसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचा। पुलिस ने कहा कि साहब इतनी बर्बर हत्या हुई है, महिला की हत्या हुई है और सब सारे लोगों को एक तरह की सज़ा सुना दी गई। वहाँ पर जो डिफेंस के लॉयर्स थे उन्होंने दलील दी कि डॉक्टर जैन के पास विद्या जैन को मारने का कोई मोटिव नहीं था। वकीलों ने बताया कि नहीं साहब, कई सालों से चंद्रेश से उनका अफेयर चल रहा था और पत्नी के रहते उस अफेयर को वो अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने इसकी हत्या करवा दी। गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने डॉक्टर जैन, चंद्रेश, राकेश, करतार और उजागर को दोषी माना। हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि घटना के समय डॉक्टर जैन, चंद्रेश और राकेश मौजूद थे। यह भी सच है कि वो इस मर्डर की साजिश में सक्रिय सदस्य थे, फिर भी अपराध में उनकी भूमिका उतनी नहीं है जितनी उजागर और करतार की है, कमतर है। वे विद्या जैन की मौत की कामना तो करते थे,
और उसकी हत्या की साजिश भी महीनों महीनों से रच रहे थे। लेकिन अगर उजागर और करतार ने ये काम न किया होता, उनकी इच्छा पूरी करने का ये बीड़ा न उठाया होता, तो वो कुछ भी करते सब बेकार हो जाता। इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि हम उजागर और करतार की सज़ा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्यु दंड में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पर चंद्रेश, डॉक्टर जैन और राकेश को की उम्र कैद की सज़ा कायम रखी गई। इस केस में 16 साल जेल में रहने के बाद डॉक्टर जैन और चंद्रेश को जेल में उनके बढ़िया व्यवहार के कारण छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया और उन्हें आज़ादी मिल गई। और 9 अक्टूबर 83 को उजागर और करतार को फांसी दे दी गई। फांसी देने वाले अपराधियों की संख्या जो सबके ज़ुबान पर रहती है कि फला फला को, उनमें से एक ये भी है, लेकिन उतना नोन नहीं है। दिल्ली वाले ज़रूर जानते होंगे, लेकिन दिल्ली से बाहर कि 9 अक्टूबर 83 को उजागर और करतार को फांसी पर चढ़ा दिया गया। ये उस दौर का केस है जब सुपारी किलिंग के रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामले हुआ करते थे, और विद्या जैन हत्याकांड ये सुपारी किलिंग का शुरुआत का, आप ये समझ लें कि विद इन 10 जो केस रहे होंगे देश में, उसमें से एक केस में शुमार था। हालांकि इसके बाद के सालों में कोर्ट ने सुपारी देने वाले और हत्या करने वाले को बराबर का दोषी माना है और सज़ा भी बराबर ही दी गई है। लेकिन इसमें सुपारी किलर्स को फांसी हुई और सुपारी देने वालों को आजीवन कारावास। आज की घटना देखिए, 50 साल पहले एक मशहूर डॉक्टर अपनी सेक्रेटरी के प्रेम पाश में ऐसा बंधा कि न उसे इज्जत की परवाह रहेगी और न परिवार की और न समाज की। उस समय के राष्ट्रपति के प्राइवेट डॉक्टर थे, डिफेंस कॉलोनी की रिहाइश थी, पिता बीएचयू के प्रोफेसर थे, उनका अलग रसूख था। लेकिन इस डॉक्टर का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपनी सेक्रेटरी पर था। घर में पत्नी थी, पत्नी को इसकी भनक लग गई, उन्होंने सेक्रेटरी को निकलवा दिया। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी आदत से बाज नहीं आए। वो कहती रही कि पत्नी को तलाक दो, उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी। उनका ये कहना था कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ और जिस वजह से मेरी प्रैक्टिस इतनी चल रही है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे तलाक देने पर मेरे प्रोफेशन पर भी असर पड़ेगा, मेरा उठना बैठना कम होगा, मैं लोगों का सामना कैसे कर पाऊँगा ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए तलाक नहीं दे पाऊँगा, बदनामी होगी इससे, ऐसा उसने अपने बयान में लिखा। लेकिन वो मूर्ख डॉक्टर, वो उसको ये नहीं दिखाई दिया, ये नहीं समझ में आया कि तलाक देने से 1000 गुना ज़्यादा बदनामी पत्नी की हत्या में हुई है या हो सकती है। तलाक देने में उसे बदनामी का डर सता रहा था, नहीं दिया, लेकिन हत्या करके रास्ते से हटा देंगे, इसमें उसको बदनामी की भनक नहीं लगी, क्योंकि बुद्धि कुंद हो जाती है ऐसे मामलों में। मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ। और प्रेम में वो इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी प्रेमिका यानी अपनी सेक्रेटरी को शादी के लिए जुबान भी दे दी थी और ये कहा था शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। लेकिन सेक्रेटरी ने जब ये देख लिया कि डॉक्टर मधुमक्खी की तरह आगे पीछे भिनभिना रहा है, तो उसने ये सोच लिया कि अब इससे कुछ भी कराया जा सकता है। तो उसने कहा कि मैं शादी तो करूँगी, लेकिन मैं दूसरी बीवी बन के नहीं रह सकती, मुझे पहली पत्नी का दर्जा चाहिए। डॉक्टर ने कहा ये कैसे संभव है? बोले जब पहली पत्नी नहीं रहेगी और शादी होगी तो मैं ही पहली पत्नी रहूँगी। और उसको रास्ते से हटाने का जिम्मा खुद उसकी सेक्रेटरी ने, खुद उसने जिम्मा लिया कि मैं हटवा दूँगी। पैसा डॉक्टर का लगना था, उसका तो लगना नहीं था। बहरहाल पैसा उससे लिया और विद्या जान से चली गई। अब देखिए, जिसके पास पैसा, शोहरत और ओहदा आ जाता है,
उसे ये लगता है कि वो सबसे ऊपर है, कानून से, समाज से, रिश्तों से सबसे ऊपर है वो, उसके पास सब कुछ है, वो कुछ भी करेगा वो सच माना जाएगा, ऐसा उसके दिमाग में ये आ जाता है कि पैसे के से हम सब खरीद सकते हैं और ओहदे के आगे कोई कुछ बोलेगा नहीं। पर ये बात सच नहीं है। वो सोचते हैं ज़रूर, लेकिन ये सच नहीं हुआ, ज़्यादातर केसेस में ये सच नहीं हुआ। आखिरकार उस बेचारी निरपराध विद्या की आह ने डॉक्टर को बर्बाद कर दिया। भाई उसका कसूर क्या था विद्या का? सिर्फ इसलिए कि वो अपने पति की मुंह मारने की आदत उसने नोटिस की और मना किया। हर पत्नी ऐसा करेगी, हर पत्नी ऐसा करने से मना इसलिए करती है कि उसे लगता है कि इनकी इन हरकतों से कहीं मेरा पत्नी वाला ओहदा न छिन जाए। इसलिए वो इस तरह की बातें और इस तरह से अपने आप को बचाने के लिए वो कोशिश करती है कि इनके किसी और से संबंध ऐसे न हो जाएं कि कल को हमारे ओहदे पर ही फर्क पड़ने लगे। उस बेचारी ने उसको अस्पताल से निकलवा के उसने सोचा अब हमारा काम हो गया। वो चुप बैठ गई, खुश होकर बैठ गई। उसने जरा सा भी ये ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर अब भी उससे मिलता है, डॉक्टर हर महीने उसको पैसे भेजता है, बैंक में अकाउंट में जमा करता है। उसे ये जानकारी रखनी चाहिए थी, निगाह रखनी चाहिए थी, देखना चाहिए था। और अगर उसे तब भी लग रहा है कि नहीं ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए थी कि साहब ये महिला हमारे शादीशुदा जीवन को में अनावश्यक दखल कर रही है, परेशान कर रही है। तब भी वो न मानते तो उसके खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। कभी कभार बैंक में जाके पूछना भी, लेकिन विद्या संभवतः इन सब चीज़ों में नहीं पड़ी। उसको लगा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं और अब हमने इसको निकलवा दिया है, अब इसके चक्कर में नहीं पड़े होंगे। जो पुरानी एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि सांप को मारने के बाद भी कुचल देना चाहिए, वरना वो बदला लेता है। विद्या ने यही गलती की। विद्या को लगा कि हमने इसको निकलवा दिया, ये दूर रहने लगी और उसको उसका इंतज़ाम पूरा नहीं किया। सांप को उसने घायल करके छोड़ दिया और उसने अंत में अपना बदला लिया। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।